नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे सूरज स्मार्ट इंडिया यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि आखिर ये दुनिया जिसमें आप रहते हैं, आखिर ये कैसे चलती है, कौन है जो इसे चलाते हैं, और ये जो पैसा जो आप, हम और पूरी दुनिया कमाती है, आखिर ये पैसा किसका है और ये पैसा कहाँ जाता है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अचानक अगर ये दुनिया काम करना बंद कर दे तो क्या पैसा खत्म हो जाएगा? और दूसरा सवाल कि अगर अचानक सारे बैंक्स अगर बंद हो जाए तो क्या आपका पैसा सुरक्षित रहेगा? तो आज हम कोई मोटिवेशनल बात नहीं करेंगे, आज हम सिंपल सीधे तरीके से समझेंगे कि आखिर ये सिस्टम कैसे काम करता है। क्योंकि जब तक हम ये सिस्टम नहीं समझेंगे तब तक आप ये नहीं समझ पाएंगे कि पैसा कैसे आपको कंट्रोल कर रहा है। दोस्तों, हमें बचपन से यही सिखाया गया है, पढ़ाई करो, कॉलेज फिनिश करो, नौकरी करो और जॉब लेके ढेर सारा पैसा कमाओ। लेकिन ये सिर्फ आधा सच है। और इसके बाद आते हैं दुनिया के सारे बैंक्स और आपके इंडियन बैंक्स में। ये बैंक सिस्टम कैसे काम करता है, इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी समझाना चाहूंगा। आप इस स्टोरी को जरा ध्यान से समझें। मान लीजिए एक नॉर्मल कॉमन मैन है जो सुबह 7 बजे उठ के 10 घंटे की जॉब करता है और महीने के सिर्फ 20,000 रुपए कमाता है। कमाने के बाद वो सोचता है कि मैं इस पैसे को बैंक में डाल देता हूँ सेविंग्स के लिए। लेकिन जैसे ही वो अपना पैसा बैंक में डालता है, बैंक उसी पैसे को, जो वो 20,000 रुपए हैं, उस 20,000 को वो लोन देना स्टार्ट करता है। उस 20,000 के रुपए से 1 लाख से 2 लाख से 5 लाख तक का लोन बैंक देती है। वो जो 20,000 रुपए हैं दोस्तों, उससे उस इंसान को सिर्फ 3 से 5% का इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन बैंक उसे लोन दे के साल का 15 से 20% इंटरेस्ट कमाती है। आइए जानते हैं कैसे। अब आप ध्यान से समझिए दोस्तों, बैंक चलता है फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम पर। मतलब अगर बैंक के पास 100 रुपए किसी ने जमा किए तो वो 90 रुपए लोन दे देती है। नया पैसा पैदा होता है उसी 90 रुपए के लोन से। कोई पैसा नहीं छपा, ना बनाया गया, लेकिन सिस्टम में आ गया उस इंटरेस्ट के रेट पे जिससे बैंक ने किसी धारक को लोन दिया। इसे कहते हैं डेब्ट बेस्ड मनी सिस्टम। दुनिया का ज्यादातर पैसा कर्ज से बना हुआ है, इसलिए पैसा जितना बढ़ता है कर्जा उससे भी ज्यादा बढ़ता है। अब सोचिए, जो वो इंसान है जिसने मेहनत की पूरी जिंदगी, लेकिन उसकी पूरी जिंदगी ईएमआई, रेंट, बिल्स और इन्फ्लेशन पे सब कुछ बढ़ता जाता है। जब सरकार नया पैसा डालती है तो अमीर उसे सबसे पहले ले लेते हैं और एक गरीब तक पहुंचता है सिर्फ इन्फ्लेशन। इसे कहते हैं इनविजिबल टैक्स, जिसका बिल हम सब भरते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि एक अमीर आदमी और अमीर कैसे बनता है। दोस्तों, अमीर लोग मेहनत नहीं करते, वो सिस्टम का इस्तेमाल करना जानते हैं। कैसे? वो लोन लेते हैं, उस लोन से एसेट बनाते हैं, एसेट से पैसा बनता है। और गरीब क्या करता है? गरीब सिर्फ और सिर्फ जॉब करता रहता है, सैलरी लेता है और उसे खर्च कर देता है। लेकिन अमीर यहाँ पर पैसे से पैसा बनाता है। इसलिए ये अमीर और गरीब का गैप इतना बढ़ जाता है कि शायद बहुत ही मुश्किल है किसी भी गरीब को एक अमीर के औहदे तक पहुंचना। तो क्या इसमें बैंक गलत? अब ध्यान से समझिए, ये वीडियो बैंक के खिलाफ नहीं है, ये सिर्फ सिस्टम को समझाने के लिए है ताकि आप अवेयर हो सकें। बैंक जरूरी है, लेकिन अंधा भरोसा बहुत खतरनाक होता है दोस्तों। जब तक आप ये बात नहीं समझेंगे कि पैसा कैसे चलता है, तब तक आप मेहनत ही करते रह जाएंगे, लेकिन रेस कभी भी नहीं जीत पाएंगे। तो इसमें एक आम इंसान क्या करे? आइए मैं आपको बताता हूँ। तो एक आम इंसान ये कर सकता है कि वो फाइनेंशियली लिटरेसी सीख सकता है। ईएमआई बिल्कुल सोच समझ कर लेना चाहिए। अगर आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है तभी लोन ले दोस्तों। और जो पैसा आप कमाते हैं दोस्तों, उससे एसेट्स बनाए। वो एसेट्स जो आपको फ्यूचर में एक अच्छा बेनिफिट या प्रॉफिट दे के जाए। इमोशंस में कभी भी डिसीजंस मत लीजिए। सिस्टम को ब्लेम मत करिए, सिस्टम को ध्यान से समझिए। दोस्तों,
आज हमने सिर्फ शुरुआत की है। अभी तो आपने सिर्फ ये जाना है कि पैसा पैदा कैसे होता है। बैंक उस पैसे को लोन दे के इंटरेस्ट पे लगा के उस पैसे को जनरेट करती है, जो कि वो छपा हुआ नहीं रहता है, लेकिन फिर भी वो पैसा इंटरेस्ट के हिसाब से सिस्टम में आ जाता है। आइए इस बात को समझते हैं कि ज्यादातर देश गरीब से और गरीब क्यों होते जा रहे हैं। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि जिस देश में सोना है, तेल है, समंदर है, जंगल है और जवान युद्ध है यानी मेहनती लोग हैं, फिर भी वो देश आखिर गरीब क्यों है? और जिस देशों के पास सिर्फ ना ज्यादा जमीन है और ना ही ज्यादा पॉपुलेशन है, वो देश फिर भी अमीर क्यों है? दोस्तों, आज हम समझेंगे देश गरीब नहीं होते, देशों को गरीब रखा जाता है। अगर आपने इस बात पे थोड़ा सोचा होगा तो हमें क्या बताया जाता है? हमें हमेशा बताया जाता है कि हमारा देश गरीब है, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, हम बहुत पिछड़े हुए हैं टेक्नोलॉजी में और बाकी सारी चीजों में। लेकिन सच ये है कि अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका सबके पास मिनरल्स, ऑयल्स, फर्टिलाइजर्स एंड यंग पॉपुलेशन, फिर भी गरीब क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम रिसोर्स की नहीं है दोस्तों, कंट्रोल की। आइए मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूं। मान लीजिए कोई भी देश है जिसका नाम एक्स है। मान लीजिए उस एक्स देश के पास तेल है, गैस है, एक अच्छा खासा पॉपुलेशन है और उसके पास जंगल भी है, लेकिन उसके पास रोड्स, हॉस्पिटल्स और स्कूल्स नहीं है। तो यहाँ पे सरकार क्या सोचती है कि हम लोन ले लेते हैं, देश को डेवलप कर लेंगे, और यही एंट्री होती है IMF और वर्ल्ड बैंक की। लोन के साथ और क्या क्या आता है दोस्तों? लोन के साथ सिर्फ पैसा नहीं आता, लोन के साथ आता है शर्तें, कंडीशन, जैसे कि सब्सिडी हटाना, एग्रीकल्चर सपोर्ट कम करना, एजुकेशन और हेल्थ बजट घटाओ, फॉरेन कंपनीज को आने दो। देश जो एक्स देश था दोस्तों, वो मजबूरी में ये सारी शर्तें मान लेता है क्योंकि उसे लोन चाहिए अपने देश को डेवलप करने के लिए। अब जो देश सब्सिडी हटा दे, एग्रीकल्चर को सपोर्ट करना बंद कर दे, एजुकेशन और हेल्थ बजट कट कर दे और फॉरेन कंपनीज को अपने देश में आने दे, तो दोस्तों उस देश का क्या होगा? पहले साल थोड़ी शायद डेवलपमेंट होगी, लेकिन दूसरे कुछ 5 सालों बाद वो लोकल कंपनीज जो उस देश पे निर्भर थी वो बंद हो जाएगी, फॉरेन कंपनीज स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। और अगर किसी वजह से अगर वो देश एक्स अगर लोन नहीं चुका पाता है तो वो फिर से लोन लेगा और वो 10-20 सालों बाद वो लोन का अमाउंट डबल हो जाएगा। अब जो एक्स देश था दोस्तों, वो अब कर्जों में फंसा हुआ है और यही कहानी ज्यादातर कंट्रीज की है। अब मान लीजिए जो देश एक्स था वो लोन चुकाने के लिए तेल के राइट्स भी बेच देता है, वो अपनी माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट भी दे देता है, जो उसके लोकल पोर्ट्स थे, एयरपोर्ट था, वो सब लीज पर दे देता है। अब जो रिसोर्स थे दोस्तों, वो उस देश एक्स का नहीं रहेगा, वो फॉरेन कंपनीज के हो जाएंगे और जो वो एक्स देश है उसकी जनता मजदूरी करती रह जाएगी अपने ही संसाधन यानी अपने ही कंट्री के रिसोर्सेज के लिए, और वो कंट्री और ज्यादा से ज्यादा डेब्ट ट्रैप में फंस चुकी होगी। आइए मैं आपको शॉर्ट में इस करेंसी का खेल समझाने की कोशिश करूंगा। अब ये बैंक्स जो लोन देते हैं, इनकी दूसरी चाल को समझने की कोशिश करिए। जब किसी देश पर जैसे एक्स देश पर कर्ज बढ़ता है तो उसकी करेंसी भी कमजोर हो जाती है, और करेंसी कमजोर होने का मतलब क्या होता है दोस्तों? इंपोर्ट्स महंगे होंगे, इन्फ्लेशन बढ़ता जाएगा और एक आम जनता सेम सैलरी पे काम करती रहेगी और उनका खर्च डबल होता रहेगा और लोग कहते रहेंगे कि देश में महंगाई बहुत ज्यादा हो गई। लेकिन वो कभी भी
इस बात को जानने की कोशिश नहीं करेंगे कि आखिर ये महंगाई देश के किस फैसले से उस देश को उसने इस मुकाम पे लाके खड़ा कर दिया है दोस्तों, कि वहीं के लोग वहीं के रिसोर्स को बचाने के लिए काम कर रहे हैं और वो देश और कर्जे से ज्यादा कर्जे में होता जा रहा है। IMF और वर्ल्ड बैंक ये मदद करते हैं, लेकिन इनके अपने ही रूल्स पर। प्रॉब्लम तब शुरू होती है दोस्तों जब वो एक्स देश बिना सोचे समझे लोन ले ले और कोई लॉन्ग टर्म उनके पास सोच ना हो, और यही लोन का दबाव एक दिन उस देश के लिए ओवरडोज जहर बन जाता है दोस्तों। तो डेवलप्ड और डेवलपिंग का फर्क आपको समझना होगा दोस्तों, कि आप उस देश में अगर रह रहे हैं तो वो कंट्री वो देश डेवलपिंग है या डेवलप्ड होने के नाम पे अब वो देश खुद को और कर्जे में डुबाता जा रहा है। डेवलप्ड कंट्रीज की अगर बात करें तो हर डेवलप्ड कंट्रीज में पहले एजुकेशन बहुत मजबूत होता है, फिर उसके बाद इंडस्ट्रीज मजबूत होती है, और फिर बैंक्स, लोन और बाकी सारी चीजें आप कह लें। और जो डेवलपिंग कंट्रीज है दोस्तों, जो अभी अभी डेवलप करना स्टार्ट कर रहे हैं, वो सबसे पहले लोन ले लेते हैं, फिर उस पैसे से एक्सपेरिमेंट करते हैं, और इस एक्सपेरिमेंट से चीजें करते करते वो और डेप्थ में आ जाते हैं, यानी और वो कर्जे में आ जाते हैं। बस यही फर्क का सोच है एक डेवलपिंग कंट्रीज में और एक डेवलप्ड कंट्री में। एक डेवलप्ड कंट्री क्यों अपने एजुकेशन को मजबूत करेगा, अपनी इंडस्ट्री को मजबूत करेगा? शायद इसीलिए कि जब तक एजुकेशन नहीं होगा तब तक लोग भटके हुए रहेंगे दोस्तों। अब आप जरूर सोच रहे होंगे कि अरे इन सब में मेरा क्या? बहुत कुछ है दोस्तों, क्योंकि टैक्स आप भी तो देते हैं। जो इन्फ्लेशन देश में हो रहा है आप उसे भी झेलते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट आप अपने आसपास देख सकते हैं। इसलिए जरूरी क्या है? सवाल पूछना नहीं, किसी भी ब्लाइंड नेशनलिज्म को फॉलो मत करिए, ब्लाइंड क्रिटिसिज्म को भी नहीं। सबसे ज्यादा जरूरी आप लोगों की समझदारी है दोस्तों। तो दोस्तों, अभी तक आपने जाना कि देश आखिर गरीब क्यों रहते हैं। इससे पहले हमने जाना था कि ये पैसा आखिर कैसे बिना छपे ये पैसा और बनता जाता है। आगे हम बात करेंगे दुनिया पर इन सब चीजों के बावजूद दुनिया में असल में राज कौन करता है। चलिए एक सीधा सा सवाल आपसे पूछता हूं। दुनिया में सब देश बराबर हैं, तो कुछ देशों की बात तुरंत क्यों मानी जाती है और कुछ देशों की आवाज सुनी तक नहीं जाती, यहां तक कि कह लीजिए उन्हें बोलने का भी मौका नहीं दिया जाता? क्यों? क्या कुछ देश सिर्फ सैंक्शन लगा सकते हैं और कुछ देश सिर्फ झेलते रहें? आज हम जानेंगे कि दुनिया लोकतंत्र से नहीं, पावर स्ट्रक्चर से चलती है। आइए इस पावर का असली मतलब समझते हैं। जैसे हमें सिखाया जाता है कि पावर मतलब सरकार, लेकिन ग्लोबल लेवल पर पावर मतलब इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस मतलब कौन नियम बनाएगा, कौन नैरेटिव चलाएगा और कौन पनिशमेंट देगा। और ये इन्फ्लुएंस 3 पिलर्स पे खड़ा है। ये 3 पिलर्स कौन है, आइए जानते हैं। जिसके पास सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेंसी है, ग्लोबल ट्रेड्स पर उस कंट्री का कंट्रोल, उनके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पर पकड़, वही लोग तय करते हैं कि कौन खरीदेगा और कौन बेचेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर किसी देश की करेंसी गिरती है तो वो इंपोर्ट महंगे होंगे और जनता और लोग वहां के परेशान होंगे। ये था पहला पिलर, यानी मनी पावर। अब बात करेंगे सेकंड पिलर की, मिलिट्री पावर। जिसके पास एडवांस वेपन्स, ग्लोबल बेसेस और अलायंसेस हैं, उसकी बात सजेशन नहीं वार्निंग मानी जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे छोटा देश पॉलिसी बनाना चाहे तो प्रेशर आ जाता है कि वो नहीं बना सकता। अभी हमने सेकंड पिलर की बात की जो था मिलिट्री पावर। अब बात करेंगे थर्ड पिलर की, जिसे कहते हैं मीडिया पावर या नैरेटिव्स। अब मीडिया पावर जो कंट्रोल करता है ग्लोबल मीडिया, सोशल प्लेटफॉर्म्स, मूवीज, न्यूज, रिपोर्ट्स, वही तय करता है कि हीरो कौन है दोस्तों
और कल का विलन कौन होगा। आइए मैं इस बात को बहुत ही साधारण तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मान लीजिए एक कंट्री है ए और एक कंट्री है बी। ए कंट्री पावरफुल है और बी कंट्री बहुत वीक है। तो जो कंट्री ए है, जो पावरफुल है, वो इसलिए पावरफुल है क्योंकि उसकी स्ट्रॉन्ग करेंसी है, बिग अलायंसेस हैं और मीडिया सपोर्ट और मिलिट्री सपोर्ट, सारी चीजें उस ए कंट्री के पास पावरफुल है। और जो वीक कंट्री है दोस्तों, उसके पास वीक इकोनॉमी है, लिमिटेड अलायंसेस हैं, बाकी हेल्थ केयर, एजुकेशन और बाकी सारी चीजें भी उस कंट्रीज में वीक ही होती है। कंट्री बी कोई पॉलिसी नहीं बना सकता और न बनाने का कभी उसे मौका दिया जाएगा, क्योंकि जो कंट्री ए को पसंद है वही कंट्री बी को भी मानना पड़ेगा। और अगर वो बी कंट्री ने इसके खिलाफ अगर आवाज उठाने की कोशिश की तो अगले दिन ही उन पे सैंक्शंस लगेंगे, उनकी बैड प्रेसिंग होगी और करेंसी में गिरावट अचानक देखने को आपको मिल सकती है। तो कागज पर सब बराबर है दोस्तों, लेकिन हकीकत में ऐसा बिल्कुल नहीं है। आइए मैं आपको समझाऊंगा कि ये सैंक्शंस काम कैसे करते हैं। सैंक्शंस का मतलब होता है ट्रेड बंद, बैंकिंग एक्सेस पर रोक, टेक्नोलॉजीज बैन। इस रिजल्ट पे क्या होगा? मेडिसिन महंगी हो जाएंगी, फ्यूल स्टोरेज बढ़ जाएंगे तो फ्यूल्स में भी महंगाई आ जाएगी और जो जॉब्स है वो भी अचानक गायब हो जाएगी और सरकार नहीं, आम इंसान ही इन चीजों से सफर करेगा। सरकार सिर्फ और सिर्फ बैठ के इन सारी बातों को देख रही होगी और मान रही होगी, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है दोस्तों। और अगर आईएमएफ मदद करता है तो उसकी मदद के बाद देशों पर दबाव क्यों बढ़ता है? आज हम पक्ष नहीं लेंगे, ना विरोध करेंगे, आज हम बस सिस्टम को समझने की कोशिश करेंगे। ये संस्थाएं आखिर क्यों बनी? जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था दोस्तों, तो उस टाइम पूरी दुनिया बिखरी हुई थी, सब कंट्रीज के इकोनॉमिक टूटी हुई थी, करेंसी अनस्टेबल थे और वॉर का डर हमेशा लगा रहता था। तब जाके बनी आईएमएफ, यानी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए, वर्ल्ड बैंक बने डेवलपमेंट के लिए और यूएन बना पीस के लिए। शुरुआत बहुत अच्छी थी, लेकिन समय के साथ साथ इन सब के पावर इम्बैलेंस हो गए। आइए समझते हैं आईएमएफ असल में क्या करता है। आईएमएफ मतलब इमरजेंसी डॉक्टर। जब किसी देश की करेंसी गिरती है, फॉरेन रिजर्व खत्म हो रहे होते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट रुक जाता है, तो आईएमएफ यहां पर आता है और आईएमएफ कहता है हम लोन देंगे, लेकिन लोन के साथ सब्सिडी कट होगी, गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम होगा, टैक्स बचाना होगा और मार्केट को खोलना होगा। और दूसरा देश एग्जाम्पल के तौर पे समझे, जो देश बी है, जो ऑलरेडी वीक है, अगर उसकी करेंसी गिर जाती है तो आईएमएफ कहता है कि हम लोन देंगे, लेकिन ठीक 3 साल बाद दोस्तों उसी देश में महंगाई, बेरोजगारी और सोशल अनरेस्ट होगा। इस बात को अगर हम ऐसे समझे कि आईएमएफ शॉर्ट टर्म स्टेबिलिटी देता है और लॉन्ग टर्म पेन देश झेलता है जिसने आईएमएफ से लोन लिया था। आइए बात करते हैं वर्ल्ड बैंक, जो डेवलपमेंट यानी डिपेंडेंसी आप कह सकते हैं। तो वर्ल्ड बैंक कहता है हम रोड्स, डैम्स, स्कूल्स बनवाएंगे और हम लोन भी देंगे, लेकिन लोन जो है वो लॉन्ग टर्म होगा और लो इंटरेस्ट के साथ होगा। लेकिन इसके साथ जो शर्तें हैं दोस्तों, वो शर्तें ये होती हैं कि वो प्रोजेक्ट फॉरेन कंपनीज बनाएंगे, इक्विपमेंट बाहर से आएंगे और प्रॉफिट बाहर जाएगा, क्योंकि बाहर फॉरेन कंट्रीज से अगर कोई उस देश पे आके अपनी कंपनी बनाएगा तो जाहिर सी बात है वहां के सारे इक्विपमेंट्स, जो भी प्रोजेक्ट होंगे वो फॉरेन कंपनीज ही करेंगी और उन सब का प्रॉफिट वो देश ले जाएगा। आइए मैं इस बात को एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूं कि अगर देश ने डैम का प्रोजेक्ट लिया है और डैम बना है तो बिजली आएगी, लेकिन बिजली के साथ जो लोकल फार्मर्स हैं वो डिस्प्लेस्ड हो जाएंगे। लोन इंटरेस्ट हमेशा चलता रहेगा जब तक वो कंट्री उस वर्ल्ड बैंक को लोन वापस नहीं करती है। प्रॉफिट शेयरिंग जो है वो हमेशा उस कंट्री के साथ अनइक्वल रहेगा। इससे ये सीखने को मिलता है दोस्तों कि डेवलपमेंट
दिखती जरूर है, लेकिन डिपेंडेंसी जो है वो छुपी हुई रहती है कहीं ना कहीं। आइए यूएन की बात करते हैं। तो यूएन यानी पीस पावर लिमिट। यूएन में करीबन 193 देश आते हैं, लेकिन सिक्योरिटी काउंसिल में सिर्फ 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं और इनके पास वीटो पावर होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर इस बात को समझे तो किसी वॉर पर रिसोल्यूशन अगर आया, अगर 4 देश यस बोल रहे हैं और एक देश अगर ना बोल रहा है तो वॉर जारी रहेगा दोस्तों। तो इस बात से आप ये समझ सकते हैं कि यूएन सिर्फ एक मोरल वॉइस है, फाइनल पावर नहीं है। तो डिसीजन आखिर लेता कौन है, आइए इस बात को समझते हैं। आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और यूएन तीनों में अब वोटिंग पावर अनइक्वल होता है। फंडिंग पावरफुल देश से होता है, एजेंडा हमेशा इन्फ्लुएंस रहता है, इसलिए गरीब देशों की वॉइस नहीं रखी जाती है, लेकिन कंट्रोल हमेशा इन लोगों का उस पर बना रहता है। क्या ये संस्थाएं गलत हैं? नहीं दोस्तों, ये इंस्टीट्यूशंस हैं। ये बहुत जरूरी है, ग्लोबल क्योस रोकता है, लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल कम हो जाती है, पावर कंस्ट्रक्टेड रहते हैं और अकाउंटेबिलिटी हमेशा वीक दिखाई जाती है। सिस्टम बुरा नहीं है, बस बैलेंस बिगड़ा हुआ है दोस्तों। तो इन सारी बातों से हमें क्या सीखना चाहिए दोस्तों? देशों के लिए लोन से पहले हमेशा प्लानिंग होनी चाहिए कि वो लोन आखिर रिफंड कैसे होगा। एजुकेशन और इंडस्ट्री हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए उस देश की, जिससे कि डिपेंडेंसी हमेशा कम रहेगी। एक आम इंसान को इससे क्या सीखने को मिल सकता है? तो एक आम इंसान ग्लोबल न्यूज को कभी भी ब्लाइंडली कभी ना माने, इकोनॉमिक्स की बेसिक्स को समझे और लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रखें। तो दोस्तों, अभी हमने जाना कि आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और यूएन असल में काम कैसे करते हैं, और अब हम जानेंगे कि वॉर से आखिर किसको होता है फायदा, द बिजनेस ऑफ वॉर। मेरा आपसे सीधा सवाल है दोस्तों कि ये जो वॉर होता है, इस वॉर में कौन मरता है और कौन वॉर में कमाता है? अगर युद्ध सच में देश, धर्म या सुरक्षा के लिए होता तो हर युद्ध के बाद दुनिया बेहतर क्यों नहीं होती दोस्तों? आज हम किसी देश के खिलाफ नहीं, किसी धर्म के खिलाफ नहीं, आज हम युद्ध, जो ये वॉर का बिजनेस मॉडल है, इसको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। ये जो वॉर होता है दोस्तों, इस वॉर से एक आम आदमी की जिंदगी पे क्या क्या असर होता है, आइए मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि हमेशा हमें बताया गया है कि देश की सुरक्षा खतरे में है, दुश्मन हमला कर देंगे, हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है, तो डर फैलता है लोगों को। भावनाएं जो है, जो इमोशंस है आम लोगों की, वो भड़कती है और जनता तैयार हो जाती है कि हाँ, युद्ध जरूरी है और जरूरी हमें युद्ध करना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि क्या युद्ध आखिरी ही विकल्प होता है? मान लीजिए कि आप एक आम नागरिक हैं और आपका बेटा अचानक सेना में भर्ती हो जाता है। परिवार को बहुत गर्व महसूस होता है, युद्ध शुरू होता है और कुछ महीनों बाद बेटा शहीद हो जाता है। वही परिवार अचानक टूट जाता है, देश में शोक मनाए जाते हैं, बहुत सारे नारों की गूंज दी जाती है। लेकिन उसी समय परिवार का तो एक सदस्य चला गया दोस्तों, लेकिन ये पूरा बिजनेस उन लोगों का है जो इस वॉर के दौरान अपने हथियार सप्लाई करते हैं। वो हथियार की कंपनीज के शेयर आप देखेंगे तो अचानक ऊपर बढ़ जाते हैं, तेल के दाम बढ़ जाएंगे और कुछ लोगों की कमाई 1000 गुना ज्यादा हो जाती है। तो ये जो वॉर है दोस्तों, ये इमोशंस की तरह खेला जाता है। भावना एक तरफ होती है और दूसरी तरफ होता है तो सिर्फ और सिर्फ मुनाफा। आइए मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि ये जो हथियार होते हैं, जो ये वेपन कंपनीज हैं, ये इंडस्ट्री कैसे कमाती है इस वॉर से। दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री में से एक आर्म्स इंडस्ट्री है दोस्तों। युद्ध शुरू होते ही हथियारों की मांग बढ़ती है, सरकारें इमरजेंसी में उसे खरीद लेती है और कॉन्ट्रैक्ट बिना डिले पास होता है। एग्जाम्पल के तौर पे एक मिसाइल का कॉस्ट करोड़ों में होता है और इस्तेमाल सिर्फ 1 सेकेंड, लेकिन रिप्लेसमेंट ऑर्डर तुरंत और प्रॉफिट लॉन्ग टर्म। यानी युद्ध का मतलब होता है रिपीटेड ऑर्डर्स, यानी जितना युद्ध चलता रहेगा उतने ऑर्डर्स उनको रिपीटेडली गवर्नमेंट्स को देने होंगे, क्योंकि उनके देश में वॉर चल रहा है।
उस देश को ये नहीं फर्क पड़ता कि उसके जवान मारे जा रहे हैं, बस उन्हें वॉर ही एक ऑप्शन समझ में आता है। पर वो ये नहीं समझते कि वो जो रिपीटेड ऑर्डर्स लिए जा रहे हैं बड़े बड़े वेपन कंपनीज से, उनको कितना फायदा हो रहा है, भले इससे लोगों की जान ही क्यों ना जा रही। और आप और मैं ये कहते रहेंगे कि पेट्रोल महंगा हो गया, लेकिन असली कारण ये है दोस्तों कि वो वॉर आपकी इकोनॉमी को गिरा रहा है। आप इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं कि युद्ध के बाद की कमाई, यानी जब युद्ध रुक जाता है तो उसके बाद शायद इन लोगों की कमाई रुक जाती होगी। नहीं दोस्तों, युद्ध के बाद भी इनकी कमाई चलती रहती है। युद्ध जब खत्म होता है तो कमाई खत्म नहीं होती। अब आता है रिकंस्ट्रक्शन फेज, यानी जो हादसे से वो रोड्स खराब हुए उस वॉर में, जो ब्रिजेस गिरी, जो बिल्डिंग्स गिरी, वो रिकंस्ट्रक्शन के फेज में जाएगा और इस बड़ी कंपनीज को एक कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, यानी एक हैवी फंडिंग के साथ युद्ध में जो तोड़ा गया है उसे दोबारा रिकंस्ट्रक्शन करके फिर से पैसा बनाया जाएगा। अब हम समझेंगे मीडिया और वॉर के जो नैरेटिव्स, यानी जो पब्लिकली न्यूज हमें बताई जाती है, इससे क्या इफेक्ट पड़ता है। युद्ध के समय मीडिया जो डर दिखाती रहती है और दुश्मनों को राक्षस बताती है कि सामने वाला देश राक्षस है, सवाल पूछने वालों को एंटी नेशनल कह के तुरंत जेल में डाल दिया जाता है। तो सवाल यह है दोस्तों कि क्या हर युद्ध गलत होता है? नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कभी कभी सेल्फ डिफेंस भी बहुत जरूरी है अपने देश के लिए। आतंक रोकना बहुत जरूरी है, लेकिन सवाल अभी भी वही, क्या हर युद्ध अनअवॉइडेबल होता है? हमेशा दोस्तों युद्ध जो है हमेशा आखिरी रास्ता होना चाहिए, ना ही कि ये पहला रास्ता बनना चाहिए। तो एक आम इंसान को इससे क्या सीखना चाहिए? दोस्तों, आपको हर जो युद्ध आप अपने आसपास देखते हैं उस पर सवाल उठाइए। जो फियर बेस्ड इमोशनल गेम है उससे बचें और इकोनॉमी और पॉलिटिक्स को समझना स्टार्ट करें, क्योंकि युद्ध सरकारें लड़ती है, कीमत जनता को चुकानी पड़ती है। अभी तक हमने ये समझा कि पैसा कैसे चलता है, देश क्यों कर्जे में फंसे रहते हैं और पावर स्ट्रक्चर कैसे काम करता है, इंस्टीट्यूशन की सच्चाई हमने बताई और युद्ध से किसको ज्यादा फायदा होता है। और आखिरी में सबसे जरूरी सवाल, हम इंसान क्या करें? क्या हम पावरलेस हैं या बस अवेयर नहीं? तो इन सब के बीच में सबसे पहले आप एक काम करें दोस्तों कि अपने दिमाग को आजाद करें। दोस्तों, सिस्टम आपको पहले ही डरा के रखता है कि नौकरी चली जाएगी, देश में पैसा कम पड़ गया है, भविष्य अनसर्टेन हो गया है, और इंसान में यही डर बैठ जाता है और वो सवाल पूछना बंद कर देता है और बहुत ही जल्दबाजी में कोई फैसला लेता है और गलत न्यूज को मान बैठता है। डर के लिए किया गया फैसला अक्सर गलत होता है दोस्तों। एग्जाम्पल के तौर पे समझे तो मार्केट अगर गिरेगा तो लोगों में डर फैलेगा, लॉस और सेल्स होंगे, और अगर मार्केट स्टेबल रहेगा तो लोग समझदार बनेंगे, पेशेंस रहेगा और लोगों को गेन होगा। अब फाइनेंशियल लिटरेसी इज इक्वल टू सर्वाइवल स्किल कैसे कहा गया है, आइए इस बारे में समझने की कोशिश करते हैं। पैसा कमाना बहुत जरूरी है, लेकिन पैसा समझना उससे भी ज्यादा जरूरी है, जिसके 4 बेसिक रूल्स हैं दोस्तों। जैसे कि इनकम का एक हिस्सा हमेशा आपको बचाना चाहिए, EMI लाइफस्टाइल को मत अपनाइए और एसेट बनाइए। एसेट यानी कोई स्किल्स को सीखिए, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स पे ध्यान दीजिए और क्विक मनी से दूर रहें दोस्तों, क्योंकि क्विक मनी नाम की कोई भी चीज नहीं एग्जिस्ट करती। हर साल फोन अपग्रेड करना कम करें और वही पैसा कहीं सेविंग या किसी स्किल्स या इन्वेस्टमेंट में लगाएं और 5 साल बाद आप देखेंगे कि आप स्ट्रेस फ्री रहेंगे। कुछ बातें आपको मीडिया लिटरेसी पे भी समझनी चाहिए कि हर खबर सच नहीं होती। मीडिया अक्सर आपको सिर्फ और सिर्फ डराने का काम करती है, टीआरपी के लिए एग्रेशंस दिखाती है, इमोशंस के साथ आपके साथ खेलती है। तो आप 3 सवाल खुद से हमेशा पूछें कि आखिर इस न्यूज का सोर्स क्या है, इस न्यूज से बेनिफिट किसको होगा और अपोजिट व्यू क्या होना चाहिए। यानी किसी भी ब्रेकिंग न्यूज से पैनिक मत होइए, हमेशा वेरीफाइड इंफॉर्मेशन से अपने दिमाग को क्लियर रखिए ताकि आप किसी इमोशंस में ना फंसे। एक स्मार्ट सिटीजन बनने के लिए आपके
दिमाग का हल्का होना बहुत जरूरी है। आपको जॉब से आगे क्यों सोचना चाहिए? दोस्तों, नौकरी बुरी नहीं होती, लेकिन वही बातों की। लेकिन आप क्या कर सकते हैं इसमें? दोस्तों, भावनाएं बहुत जरूरी है, लेकिन अंध भावनाएं बहुत खतरनाक होती है। जैसे दो नेता, एक शोर और दो काम। स्मार्ट इंसान काम देखता है दोस्तों, शोर नहीं देखता। अपनी थिंकिंग को लॉन्ग टर्म बनाए दोस्तों। सिस्टम शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड देता है, लेकिन इंस्टेंट प्लेजर के साथ, इंस्टेंट लाइक के साथ इंस्टेंट एंगर भी देता है। आप लॉन्ग टर्म चुने दोस्तों। हेल्थ को लॉन्ग टर्म के नजरिए से देखें, लॉन्ग टर्म के नजरिए से अपनी नॉलेज को देखें, उसी लॉन्ग टर्म में आप अपनी सेविंग्स को देखें। ये सारी चीजें हैं जो लॉन्ग टर्म में आपके हेल्थ, नॉलेज और सेविंग और आपके रिलेशंस को हमेशा ग्रोथ लेवल पे लेके जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे आज का डिसिप्लिन आपकी कल की आजादी बनेगा दोस्तों। सिर्फ नागरिक बन के मत रहिए दोस्तों, कॉन्शियस सिटीजन बनिए। कॉन्शियस सिटीजन क्या होते हैं कि जो कॉन्शियस सिटीजन होते हैं वो हमेशा सवाल पूछना जानते हैं, वोट हमेशा सोच समझ के देते हैं और हेट यानी नफरत से दूरी बना के रखते हैं। वो सिर्फ फैक्ट्स पे खड़े होकर बात करते हैं और देश बदलते हैं सिर्फ और सिर्फ जागरूकता से, ना ही कि लोगों के गुस्से से। तो दोस्तों, स्मार्ट इंडिया कैसे बनेगा? स्मार्ट इंडिया मतलब एजुकेशनल माइंड आपका होना चाहिए, आपका दिल हमेशा हल्का होना चाहिए और स्किल में आपको स्ट्रांग होना चाहिए। अवेयरनेस की बात करेंगे तो आपको सबसे ज्यादा जरूरी है अवेयर होकर सवाल पूछने। आप अकेले सिस्टम नहीं बदल सकते, लेकिन खुद को सिस्टम का शिकार बनने से बचा सकते हैं और यही वो समय है दोस्तों जहां से आपकी शुरुआत हो सकती है। तो दोस्तों, दुनिया कैसे काम करती है सीरीज आज आपने पूरी देखी और इस सीरीज में हमने आपको सोचने पर मजबूर किया है कि कुछ नया सीखा है, डर से बाहर निकाला जाए और अंधभक्त बन के किसी भी चीज पे बिलीव ना कर सकते। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सूरज स्मार्ट इंडिया को सब्सक्राइब करें, क्योंकि स्मार्ट इंडिया नारे से नहीं बनते दोस्तों, समझदारी से बनते हैं। मैं हूं सूरज और ये था सूरज स्मार्ट इंडिया। मिलेंगे अगले किसी अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक समझो, सोचो और आगे बढ़ो। नमस्कार।